हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पार्थवी अचीवर्स में। दोस्तों, ग्रुप डी जो 30 दिसंबर तक की जो भी एग्जाम बच्चों के हुए हैं उन पर एनालिसिस करके आधारित हमने क्वेश्चंस बनाए हैं जो आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी लोग ग्रुप डी के पेपर जिसके हावी होने वाले हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। और ईश्वर करें कि इस टॉपिक से या फिर इस टेस्ट से जो अभी तक या फिर हमने जितने भी टेस्ट कराए हैं आप उनको देख लीजिए। ईश्वर करेगा तो आपको उसी में से मिल जाएगा बहुत सी चीजें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या है, देखो जरा पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन औसत से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान। ठीक है, देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है 7 संख्याओं का औसत 136 है। एक संख्या को निकाल देने पर औसत समान रहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी लोग होंगे, ठीक है, जितने भी लोग हो रहे हैं, मान लिया जितनी भी संख्याएं हैं, मान लिया संख्याएं कितनी है, एक्स संख्याएं हैं। अगर हमने इसमें से एक निकाल दिया, ठीक है ना, अगर हमने इसमें से एक निकाल दिया तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैंने निकाला क्या है, संख्याओं का औसत 136 है। इन सभी का औसत कितना है, एक्स संख्याओं का औसत कितना है, 136 है। ठीक है ना, ये क्या है, ये एवरेज है। अब हमने कहा इन 136 औसत वाली संख्याओं में से एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका औसत 136 है और निकाल भी हम 136 ही रहे हैं, तो फिर संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि निकाल दिया गया है वह संख्या क्या है, जो निकाली गई वो भी 136 है। ठीक है ना, और जो औसत है वो भी 136 ही होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 136। अगर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एक मिनट, अगर कोई भी परिवर्तन औसत पे नहीं होता है या योग पर नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो निकाल रहे हैं संख्या वो लगभग सबके बराबर है, औसतन सबके बराबर ही है। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, राकेश एक घनाभ के आकार का बॉक्स बनाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6 है। यदि एक नया बॉक्स बनाने के लिए इस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 100% बढ़ा दिया जाए तो नए बॉक्स का आयतन पुराने बॉक्स के आयतन का कितने गुना होगा। देखो जरा, अगर मैं एक घनाभ की बात करता हूं तो देखो घनाभ क्या होता है, घनाभ होता है, जैसे मैंने कह दिया एक घनाभ बनाया, ठीक है ना, ये हमारा एक घनाभ हो गया। इस घनाभ में क्या क्या चीजें हैं जरा समझिए। इस घनाभ में आपको अगर देखने को मिल जाए तो इसकी जो साइड्स होगी, हमने मान लिया इसकी साइड्स कितनी है, एल है, चौड़ाई कितनी है, बी है, और ऊंचाई कितनी है, एच है। इन सभी का अनुपात दे रखा है, किस अनुपात में दिया है, यानी एल अनुपात बी अनुपात एच दे रखा है 4:5:6 के अनुपात में। तो इसका एक आयतन होगा, और इसका आयतन जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो मुझे बताओ इसका आयतन हो कितना जाएगा, तो आप कहोगे 4×5×6, यानी कितना हो जाएगा, 4×5=20, 120, 120 हो जाएगा। अब दूसरी ओर यही चीज हम देखें कि अगर इसके जो भी लेंथ, विड्थ और हाइट है 100% सब में बढ़ा दिया जाए, मतलब क्या है, सबको 100% बढ़ा दिया। 100% का मतलब है जितना है उतना ही और बढ़ा दिया जाए, तो अब जो एल बी एच का जो भी रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा भाई, 4 में 4 और बढ़ाओगे तो हो जाएगा 8, 5 में 5 और बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 10, और 6 में 6 और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि 8 दाम 80, 12 दाम 12 96, और 96 और 10 960। यहाँ से आयतन कितना हो जाएगा 960। ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। पहले वॉल्यूम कितना था 120, अब कितना हो गया है 960। तो ये कितने गुना हो गया, तो आप कहोगे 8 गुना। ठीक है ना, 12×8=96। तो जब आयतन 8 गुना है तो देखो हमेशा ये याद रखना, जब भी आपको लेंथ, विड्थ और हाइट में 100% का बढ़ाया जा रहा है तो जितना है उतना ही बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, देखो जरा। अच्छा, एक व्यक्ति
एक वृत्ताकार तालाब का ठीक एक बार चक्कर लगाता है। उसका कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है और वह तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम उठाता है। तो तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा? तालाब का क्षेत्रफल हमें बताना है और तालाब कैसा है? वृत्ताकार है। तो मैं एक वृत्ताकार तालाब बना लेता हूं। देखो जरा, ये मान लिया जाए ये क्या है? ये एक वृत्ताकार तालाब है। अगर ये वृत्ताकार तालाब है तो मुझे आप बताइए, अगर मैं इसके चक्कर लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा? अगर मैं इसके चक्कर लगाऊं तो इसी पॉइंट पर, इसी परिधि पर ही तो चक्कर लगाऊंगा, इसी परिधि पे चक्कर लगाऊंगा। और ये मान लिया हमने यहाँ से चलना शुरू किया और घूम करके यहाँ पर आएंगे तभी तो यहाँ पर पहुंचेंगे। और जब कभी किसी वृत्त की परिधि पर हम चलते हैं तो जो हमारी हमारी जो डिस्टेंस होती है, वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है? डिस्टेंस ही हमारी 2πr यानी कि परिधि हो जाती है। बोलो सही बात है? हाँ, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि एक आदमी इधर से चलना शुरू करता है, मान लिया जाए इधर क्यों चलना शुरू करता है, जब वो एक कदम चलता है। मान लिया ये जो हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कदम है और इसकी कितना डिस्टेंस है? 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक कदम में 44 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने कदम चलेगा? तो आप कहोगे ऐसे कितने कदम चलेगा? मान लिया ये एक कदम हो गया, ऐसे 2 3 4 5, ऐसे ही करके के जो कदम है, कदमों की जो संख्या है, कदमों की जो संख्या है वो कितनी है? कदम कितने हैं आपके? कदम है आपके 700। तो जब वो एक कदम में 44 सेंटीमीटर चलती तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 700 गुणे 44, 700 गुणे 44। और ये किसके बराबर होगा? 2πr के। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो 700 गुणे 44, 700 गुणे 44 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है ना। देखो 22 दूना 44 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो 7 7 49 यानी कि 4900। रेडियस हो जाएगी कितनी? 4900। आंसर में देखोगे तो आप मीटर में है, तो इसको जब मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो हमारी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 49 मीटर। तो आप ये कह सकते हो इस तालाब की जो हमारी डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? 98, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 49। अगर रेडियस 49 होगी तो हमें इसका क्या बताना है? तालाब का क्षेत्रफल। तालाब का क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो πr² होता है। पाई का मतलब होता है 22/7, आर का मतलब है 49 गुणे 49। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, 22 7 154, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा? 7 7 49 7 343। अगर ये देखा जाए तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 343 गुणा 343 गुणा 22, 22 3 66 का 6 हाथ में 6, 22 चौक 88 और 6 14। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 22 3 66 के 6 हाथ में 6, 22 चौक 88, 6 88 6 94 का 4 हाथ में 9, 22 3 66 और 9, 66 और 9 कितना हो जाएगा? 74, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 74 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो इसको पूरा कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कैसे लगेगा? देखो जरा, अगर डायरेक्ट लगाने की मैं बात करूं तो देखो डायरेक्ट कैसे लगेगा। मैं कह दूं क्षेत्रफल पूछा है और क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इस पाई में देखो 11 आया है कि नहीं? आंसर वही होगा जो 11 से डिवाइड हो। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अल्टरनेट पोजीशन का जो डिफरेंस है, सम का जो डिफरेंस है वो 0 या तो 11 होना चाहिए। देखो 7 6 13, 5 4 9, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। 7 4 11, 6 5 11, ठीक है ना। एक मिनट, ये आंसर नहीं होगा भाई। 75, वहां से कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी। 7 4 11, 6 5 11 ये आंसर होगा, ठीक है। वहां से देख लेंगे। हाँ ये 75 होगा, ठीक है, ये 75 होगा। तो देखो 7 4 11, 6 5 11, ये 11 से डिवाइड हो रहा है ना। 6 4 10, 6 5 11, डिफरेंस 1 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यही। भाई ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा भी आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल, चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या गया है? एक ट्रेन एक स्थान एस से सुबह 9 बजे प्रारंभ होती है और उसी दिन दोपहर 1:30 बजे वह दूसरे स्थान टी पर पहुंच जाती है। तो देखो यहाँ से कह दिया जाए, अगर मान लिया जाए एक ट्रेन जो है, एक जो ट्रेन है वो चलना शुरू करती है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे,
9 AM पर चलना शुरू करती है और एस से चलती है, कहाँ पहुंच जाती है, एक पॉइंट टी पर पहुंच जाती है 1:30 पर। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 9 4 13 यानी कि 4 साढ़े 4 घंटे यह चलती है। इस 4.5 घंटे को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये भी लिख सकता हूँ 9/2 घंटे चलती है। अगर वह 9/2 घंटे चलती है तो डिस्टेंस कुछ कवर करेगी। उस डिस्टेंस को अगर हमें बताना होगा तो डिस्टेंस क्या कह रहा है, डिस्टेंस क्या होता है, एस इंटू टी। डिस्टेंस होती है एस इंटू टी, एस इंटू टी। तो यहां से सॉल्व करेंगे, देखो एस इंटू टी, एस इंटू टी होता है डिस्टेंस। एस हमारा क्या है 40। अब 40 जो हमारी स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन समय तो घंटे में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया जाएगा। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18/5 से गुणा करेंगे और टाइम कितना है 9/2। यहाँ से काट देंगे, देखो 5 अट्ठे 40, 2 नवा 18, तो 9 नवा 81, 9 नवा 81 और 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। 9 नवा 81, 9 अट्ठे 72, ठीक है ना। एक मिनट, 9 नवा 81, अच्छा 9 नवा 81 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 एकम 8, ठीक है ना, और 8 अट्ठे 64। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 648। 648 ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है भाई। तो आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, ठीक है। और हम और हमारी टीम जो आपके लिए बेहतर प्रयास में लगी हुई है, उसमें आप भी हमारा सपोर्ट करें। और सपोर्ट वो कैसे कर सकते हैं, लाइक और शेयर करके, ठीक है भाई। भाई आपको लाइक और शेयर करते रहना है, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है, 4,000 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किए जाते हैं। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। देखो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये बहुत ही परेशान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही अच्छे, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कंप्लीट वीडियो नहीं कह सकते हैं, बस ये है कि अच्छे क्वेश्चनों को, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल या वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाएगा, इस पर हमने एक वीडियो 2 पार्ट में अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप उसको जाकर के पार्थवी अचीवर्स चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढ के बाई शिव सर के नाम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको देख लीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक वहां पर हमने बता रखी है। तो यहाँ से देखा जाए इस क्वेश्चन में भी बहुत ही बढ़िया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं इसको बता देता हूँ। देखो जरा कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो अगर कोई प्रिंसिपल है, ठीक है ना, प्रिंसिपल है, उस पर अगर हमें ब्याज मिलेगा R% से, तो किसी न किसी समय टी के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से स्लाइड मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो पहले साल का ब्याज देगा तो पहले साल प्रिंसिपल पर 8% से देगा, तो मैं मान लेता हूँ ए ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष अगर मैं कहूँ तो दूसरे वर्ष प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही, यानी ए तो मिलेगा ही, इस ब्याज पर भी 8% से ब्याज मिलेगा, तो यानी कि इस ब्याज पर ब्याज मान लेते हैं बी मिलता है। तीसरे साल की अगर बात करते हैं तो तीसरे साल की बात करते हैं तो पहले प्रिंसिपल पर मिलेगा, फिर पहले साल के ब्याज पर मिलेगा यानी कि बी मिलेगा, फिर दूसरे साल के प्रिंसिपल वाले ब्याज पर मिलेगा, और ये जो ब्याज पर ब्याज मिला है इस पर भी मिलेगा, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं सी, बस इतने से ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जरा मैं कह दूं, अगर मैं कहूं आपसे ये ब्याज कौन सा है, आपको बता दिया जाए अगर ये ब्याज कौन सा है, ये, तो आप कहोगे सर ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, ठीक है ना, सेकेंड ईयर का ब्याज है। और ये कौन सा है, आप कहोगे सर थर्ड ईयर का ब्याज है। अगर मैं इन दोनों से आपको इन दोनों को माइनस कर दूं, अंतर बताना है, तो अंतर में ये ए से ए कट जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा, और बचेगा केवल बी और सी, यानी कि जो हमारा अंतर होगा बी प्लस सी होगा। कि कौन सा, थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर का जो हमारा चक्र ब्याज का अंतर होगा वो क्या होगा, बी प्लस सी। अब ये जो बी प्लस सी है कैसे आएगा ये समझिए जरा, ये बी प्लस सी के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो देखो जरा बगल में साइड में सॉल्व करता हूं। ए क्या है, ए तो प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज है। अगर मैं कहूं ए प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज है तो ये 4,000 का 15% निकालोगे तो ये जो ए है इसका मान कितना आ जाएगा, 15, 2 जीरो काटोगे 15 चौको 60, 600 हो जाएगा, ठीक है ना। बी क्या है, बी हमारा इस
ब्याज पर मिलने वाला ब्याज ही तो है, तो इसका जब 15% निकालोगे तो 15% के लिए 2 जीरो काटोगे, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। सी की बात कर लेते हैं, सी क्या है। अब सी इस बी पर मिलने वाला ब्याज है, ठीक है ना। तो बी का 15% यानी 15 90 का 15% निकालोगे तो जीरो काटोगे, नीचे एक जीरो बचेगा, 15 135 यानी हो जाएगा 13.5। तो जब बी और सी ये हो गया तो आप कहोगे बी और सी यानी कि 90 प्लस 13.5, ये हो जाएगा 90 10 100 103.5। ठीक है भाई। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है ये निकालने के लिए। देखो मैंने आपको क्या करा है, एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, ये इतना पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट पहले से ही लगा कर रखेंगे तो इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे निकाल सकते हैं मैं बताता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता रहेगा तो आपको पता है कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का जो सीआई का जो अंतर है वो क्या होता है, बी प्लस सी। बी प्लस सी, तो बी यानी कि ब्याज पर मिलने वाला ब्याज है, तो आप 4,000 का 15% निकालोगे तो 15 चौको 60, यानी कि वो पहला ब्याज प्रिंसिपल वाला जिसे हम लोग ए कहते हैं वो 600 हो जाएगा। इसका जब 90% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 15% निकालोगे तो 90 हो जाएगा, और फिर इस 90 का जब 15% निकालोगे तो 13.5 हो जाएगा। तो आप 2 सेकंड में ही आपका आंसर निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 90 10 100 103 ठीक है ना, 103.5 ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, 103.5। तो देखो कितना आसान हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी आपका क्या पेपर हो जाएगा ग्रुप डी का। जिन लोगों का भी पेपर ग्रुप डी का हो जा रहा है या फिर जिन लोगों का अभी हो रहा है और आगे होने वाला है, उन सभी के लिए मैं एक जो है फाउंडेशन बैच शुरू करने वाला हूँ, और शायद ये जनवरी से ही शुरू करूंगा, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि ग्रुप डी के एग्जाम के बाद में एक फाउंडेशन बैच शुरू करूंगा जिसमें ए टू जेड जीरो टू हीरो मैथ्स पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। करना क्या होगा, आपको सिर्फ आपको उसको एक रेगुलरिटी के साथ उसको पूरा पढ़ना होगा, आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल जरा सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन के सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका होता है हमारा बोर्ड मास से होता है। अब आप जानो बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड का मतलब, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। जिस सीक्वेंस में ब्रैकेट है, ब्रैकेट उसी सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। मतलब अगर पहले छोटा फिर मंझला फिर बड़ा। ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। अगर कहीं का आ जाता है या ऑफ आ जाता है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। ये एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ये बोर्ड मास एक नियम है, इसी नियम के अनुसार ही हमें सिंप्लीफिकेशन के सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो देखो जरा, जिस सीक्वेंस में इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो -4 - 6 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, का सॉल्व करेंगे तो देखो ये 4 और 6, इसका इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी है का, तो देखो 1/3, और का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। तो देखो 1/3 को जब 6 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, इसका मान हो जाएगा 2। अब आगे क्या है, आगे देखो डिवाइड सॉल्व करना है। उसके बाद क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। तो देखो यहाँ पर 6/24 और ये 4, ये हो जाएगा 4 छंग 24 और 24, यानी इतने का मान कितना हो जाएगा, 24/24, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। आगे देख लेते हैं। अगले देखा जाए तो जब इसको डिवाइड करोगे, इतने नंबर को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -3। -3 और -2 का गुणा होकर के ये हो जाएगा +6, ठीक है ना। और ये प्लस यहाँ पर लगा हुआ है। अब आगे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर आपका 2 है, ये 2 गुणे 3/2। अगर मैं ये कह दूं कि इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2 गुणे 3 और डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 3 3 और ये प्लस का 4, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 3 हो जाएगा, 4 3 7, 7 6 13, 13 1 14, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसी तरह क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर मान लो ऑनलाइन एग्जाम है तो आप इस ऐसे स्क्रीन पर आप आराम से कैसे भी करके कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए।
ये अगला क्वेश्चन जो है छूट डिस्काउंट का बहुत ही प्यारा सवाल है, जरा समझो कैसे करेंगे। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट प्रदान योजनाएं प्रदान करता है। वह योजना ज्ञात कीजिए जिसमें अधिकतम छूट है। अधिकतम छूट का मतलब क्या है? जिस अगर दुकानदार ज्यादा से ज्यादा छूट देगा तो वही हमें बताना है वो किसमें सबसे ज्यादा छूट देगा। तो जरा सबको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्रमिक छूट है 10-20% और 10%। जब दो क्रमिक छूटे हो उसको एक समतुल्य छूट में निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा ट्रिक क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ठीक है ना, इसमें रख देंगे तो a कितना है 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100। देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, माइनस 2 20 10 30 और माइनस का 2 यानी कि 28%। इसका इस क्रमिक छूट का मान कितना हो जाएगा 28%। ये तो 10% है ही है, ये तो 10% है, तो इन दोनों में तो अगर बताना हो तो 28% सही हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर इनको हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। अब इनका डिस्काउंट निकालने का बहुत ही अच्छा समझो बात जरा। 8 खरीदने पर 4 मुफ्त मिलती है। क्या है क्वेश्चन? 8 खरीदोगे तो 4 मुफ्त में मिलेंगी। ठीक है भैया, 4 खरीदने पर अगर 4 मुफ्त मिलेंगी, मेरे भाई मुझे बताओ कितना छूट देनी पड़ेगी। तो देखो जरा, मुफ्त जो मुफ्त मिलती है वो डिस्काउंट ही तो है। तो अगर मैं इसका डिस्काउंट परसेंट निकालूं तो मुफ्त कितनी मिली है? 4। 4 मुफ्त मिली है, लेकिन दुकानदार ने दी कितनी है? तो 8 और 4 अपने पास से 12 दी है, तो डिवाइड बाई 12 और परसेंट के लिए क्या लगाते हैं 100। ठीक है, तो 4 एकम 4, देखो 4 इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 100 बटा 3, इसका मान हो जाएगा 33 सही 1 बटा 3%। ठीक है ना, तो इन तीनों में देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अभी एक और बचा हुआ है, इसको भी यही इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, कितनी वस्तु दे रहा है 6 दे रहा है, टोटल कितनी दे रहा है 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, और परसेंट के लिए 100। ठीक है भाई, परसेंट के लिए 100। देखो इसको सॉल्व करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये 20 पंचे 100, तो ये 20 दूना 40, इसका मान कितना हो जाएगा 40%। तो अब मुझे आप बताइए कितनी छूटें आपको मिल गई? आपको छूटें मिल गई हैं 4 प्रकार की। ठीक है, 4 प्रकार की छूटें हैं। कौन कौन सी हैं समझो जरा। पहली छूट है आपकी 28% की। दूसरी छूट क्या है? 33 सही 1/3%। तीसरी छूट क्या है? 40%। और एक छूट यहां पर भी दे रखा है 10%, तो जो कि सबसे कम है। अगर सबसे कम है तो इसको तो बात ही छोड़ो। ज्यादा छूट किसमें है? तो आप कहोगे ज्यादा छूट इस 40% में है, तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइए कस्टमर के लिए, कस्टमर सवाल इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि कस्टमर के लिए सबसे फायदेमंद कौन है। तो भाई जहां पर डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा वही तो कस्टमर के लिए फायदेमंद होगा, तो कस्टमर के लिए भी ऑप्शन नंबर फोर्थ ही सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नहीं दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद कौन होगा, अगर दुकानदार के लिए पूछेगा तो दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है सबसे कम छूट। अगर सबसे कम छूट दी जाएगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। दुकानदार के लिए सबसे कम छूट, लेकिन कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा छूट। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है एक ठोस धात्विक बेलन लंबवती बेलन का त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 है, इसे पिघला करके एक ठोस गोले में ढाला जाता है, गोले की त्रिज्या बताना है। अगर किसी भी वस्तु को पिघलाया जाए और दूसरी वस्तु बनाया जाए तो दोनों वस्तुओं का आयतन बराबर होता है, ये आपको पता है। तो यही फार्मूला इसमें लगा दीजिए। शंकु को बेलन को पिघलाया जाता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई, पाई को ऐसे ही रख दीजिए। आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना है 16, 16 गुणे 16 इंटू ऊंचाई कितना है 9, और ये बराबर किसके होगा 4/3। पाई को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि पाई का मान नहीं रखा, इधर और उधर दोनों तरफ कट जाएगा, पाई आर क्यूब। ठीक है, जो कटने वाला है पहले उसको काट देते हैं। पाई से ये पाई कट जाएगा, 4 से ये 16 कटेगा, 4 चौको 16, 3 इधर आके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आर क्यूब। आर क्यूब हो जाएगा तो 9 तिया 27, 27 27 से देखो एक 3 बाहर आने वाली पोजीशन पे आ गया, 16 चौको 64, 64 64 किसका क्यूब रूट होता है, सॉरी किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे 64 4 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, यानी आर हमारी कितनी हो जाएगी 4 तिया 12, 4 तिया 12 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है
4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के अंतर्गत और परिवृत्त खींचे गए वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो जरा, सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, सॉरी त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज अगर बनाएंगे हम, समझो जरा, त्रिभुज अगर एक बनाते हैं तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। एक मिनट, सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे त्रिभुज कैसा है। त्रिभुज देखा जाए तो ये 4:7.5 अनुपात 8.5। देखो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा। अब इसको अगर हम काटे, अगर हम इसको काटे तो किससे कटेगा? 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 15 पचे 75 और ये 17 पचे 85। अगर ये त्रिभुज की बात किया जाए, जो सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर करा जाए, इसका स्क्वायर करा जाए और शेष दोनों भुजाओं का भी स्क्वायर करा जाए, अगर इनका सम इसके इक्वल आता है तो ये कैसा कोण होगा? समकोण त्रिभुज। तो देखो जरा, इसको स्क्वायर करते हैं 64, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। ये बराबर करना है, देखो 5 4 9 है, 4 8 अट्ठे 64, 15 15 225, 225 4 2 6, नहीं एक मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 2 8, ठीक है ना? हाँ ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख के दिखा देते हैं आपको 64, 5 4 9 6 2 8 289, यानी ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण। तो सबसे पहले तो हमने क्या चेक कर लिया, ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर अब हमें एक शेप बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का एक शेप बनाएंगे तो देखो जरा क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं जरा देखें क्या है। ये हो जाएगा 8.5 जो सबसे बड़ी भुजा है, और बची हुई एक हो जाएगा 7.5, एक हो जाएगी कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो यहाँ से ये हमने चेक कर लिया समकोण त्रिभुज है। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है भाई, इसको हम मिटा देते हैं। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना ये है कि इसके अंतर्गत और एक परिवृत्त, अगर अंतर्गत और परिवृत्त खींचे जाए तो भैया कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, इसको जरा हम खींच के इधर ले आते हैं। चलो यहीं पर बना लेते हैं। अगर अंतर्गत अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, सभी भुजाओं को टच करेगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जी, कुछ ऐसे होगा, मतलब सभी भुजाओं को टच करेगा। और जब परिवृत्त बनाएंगे तो उसका भी त्रिभुज क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा, सॉरी सभी शीर्षों को टच करेगा, ऐसे बनेगा। तो हमें क्या बताना है? इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात। यानी हमें यहाँ पर अगर मान लिया जाए सेंटर है, अगर ये सेंटर है, बहुत अच्छे सवाल है भाई, अच्छे से पढ़ लेना इनको। ये है और इसका सेंटर क्या, इसका सॉरी इसका सेंटर क्या हो जाता है? ये। ठीक है ना? अगर किसी भी समकोण का परिवृत्त खींचा जाए तो कैपिटल आर, अगर उसकी रेडियस मान लिया जाए कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर, तो हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर की क्या बताना है? अनुपात। तो यहां से जो r है वो कितना हो जाएगा? देखो r 8.5/2, यानी कि जो हमारा कर्ण होता है उसी का आधा हमारा त्रिज्या हो जाती है। स्मॉल r की बात करें तो स्मॉल r क्या होगा? स्मॉल r का मतलब p प्लस बी। देखो r क्या होता है? r होता है p प्लस बी माइनस h/2। ठीक है ना? तो p प्लस बी 7 4 11, 11.5 माइनस 8.5 डिवाइड बाई 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, पॉइंट कट जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा, नहीं 4/2, पॉइंट हटेगा 7 4 11.5, अच्छा 3/2 होगा। ये 3/2 और अनुपात 8.5/2। देखो जो कट रहा है उसको काट के खत्म करो, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो काटेंगे तो उसको 5 से कटेगा। हाँ, 5 छक्का 30 और 17 पचे 85, यानी 6:17, 6:17। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, एसएससी सीजीएल लायक, मेंस लायक, सब तरह यूपीएसआई हर जगह पूछा जाता है। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या रहा है? पटना से एक ट्रेन 5 AM पर छूटती है और 9 AM भोपाल पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 AM भोपाल से छूटती है और 10 AM पर पटना पहुंचती है। ठीक है भाई, कितना टाइम हो गया जरा देखते हैं, 10 अभी टाइम। ठीक है, अगली क्लास के लिए भी
टीचर लोग बगल में खड़े हुए हैं, तो हम अपनी क्लास को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो जरा, एक एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया पटना, ठीक है। ये क्या हो गया, पटना। यहाँ से हम मान लेते हैं पटना से एक ट्रेन चलती है और कहाँ पहुंचती है, भोपाल। 5 बजे चलती है और 6:30 बजे पहुंचती है, नहीं 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंचती है, यानी यहाँ से जो चलेगी वो कितनी चलेगी, 4 घंटे। और भोपाल से एक ट्रेन चलती है और कितने बजे चलती है, 6:30 बजे चलती है और 10 बजे पहुंचती है, तो 3:30 3.5 घंटे चलती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, डिस्टेंस तो कॉमन है। अगर डिस्टेंस कॉमन है तो जो समय है, समय क्या लगा है, अगर मान लिया जाए पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, तो समय पहली ट्रेन का 4 घंटे, दूसरी ट्रेन का 3.5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ से इनका अगर रेशियो बनाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0, 5 7 35, 5 8 40, यानी 8:7। इसका क्या बन जाएगा, रेशियो। रेशियो बन जाएगा 8:7 टाइम का। तो स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा, 7:8, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस s इंटू टी होता है। देखो स्पीड है 7 और समय है 4, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 28। डिस्टेंस 28 हो जाएगी। लेकिन टाइम का कैलकुलेशन देखो भाई, वहां से करते हैं मेरे भाई। ये चली है 9 बजे से और ये चली है 6:30 बजे से, तो 9 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक पहले ये वाली ट्रेन चलेगी, यानी इतना चल जाएगी पहले अकेले। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अकेले चल जाएगी, उसके बाद वहां से टाइम का कैलकुलेशन होगा। तो स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है इसकी 7। और अगर ये 1.5 घंटा चलता है, 1.5 घंटे का मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 21/2। 21/2 ये चल जाएगी पहले ही। तो ये जब 21/2 पहले ही चल जाएगी तो बचेगी कितनी, 28 दूना 56, 56 में से 21 जाएगा, तो 56 में से पहले हम 1 घटा देंगे तो बचेगा 55, और 55 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो बचेगा 35, यानी कि 35/2। 35/2 डिस्टेंस को ही चलना है। लेकिन अब एक इधर से जाएगी, एक इधर से आएगी, एक उधर से आएगी, तो स्पीडें जुड़ जाएंगी, यानी 8 7 15 हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा टाइम है वो कितना हो जाएगा, 35/2 और इंटू 15, तो 15 दूना 30, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सही बटे में आएगा तो मैं इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15 दूना 30, 30 दूना 60, 35 दूना 70, यानी कि 70 मिनट में, 70 मिनट में ये दोनों मिलेंगी। 70 मिनट में मिलेंगी तो यानी कि 1 घंटा 10 मिनट में मिलेंगी। 1 घंटा 10 मिनट के बाद मिलेंगी। और टाइम का कैलकुलेशन कहाँ से होता है, जहां से दोनों जुड़ेंगी, और दोनों कहाँ से चलना शुरू होती है, 6 6:30 से। तो यहाँ से 1 घंटा 10 मिनट इसमें ऐड कर देंगे तो 6 1 7 और 7:40, 7:40 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, यदि त्रिभुज ABC, देखो जल्दी से एक त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज के बारे में उसने कहा है, त्रिभुज ABC और PQR, दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर समरूप है तो इसको मान लेते हैं ABC, PQR, PQR। अगर समरूप त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25/49, ये सब दिया हुआ है। तो देखो जरा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का एरिया बटे त्रिभुज PQR का एरिया, तो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC, यानी ये भुजा चाहिए, और PR ये भुजा चाहिए। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ये दिया हुआ है 25/49 दे रखा है, तो हमारा AC बटे PR क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट में लग जाएगी 5/7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/7, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, दी गई श्रेणी का 11वां पद बताना है। देखो 11वां पद, सबसे पहले पहचानो ये श्रेणी कौन सी है। इस अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√3। तो यहां से देखा जाए सब में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है √3 का, √3 का। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। हिंदी में बोलते हैं सार्व अनुपात। अब मुझे बताओ,
सार अनुपात कहाँ पर पाया जाता है? आप कहोगे समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी का जो अनुपात का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है? सार अनुपात। देखो हमें अनुपात बताना है, तो a कितना है? √3 प्लस n माइनस वन यानी 11 माइनस वन हो जाएगा 10 इंटू √3। √3 कितना है? ये तो √3, 10√3 और √3 क्या हो जाएगा? 11√3। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? देखो साइन थीटा, यहाँ पर ये थीटा है, साइन थीटा, और ये भी कॉस थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है और ये थीटा है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री सर्व संख्या क्या कहती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर टू इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या क्या छपा हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? 10% लोगों ने चुनाव के दौरान अपने वोट नहीं डाले। ठीक है, ये चुनाव हो गया होगा, उसमें 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। इनमें से 85% वोट वैध घोषित किए गए। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिले तो जीतने वाले को, यदि जीतने वाले को 91,800 मत मिले। देखो जरा, एक चुनाव होता है, 100% ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने नहीं डाला? 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने भाई? आप कहोगे 90% ने। 90% ने वोट करा है, उसमें से 85% वोट वैध हुए। तो 85% अगर वैध हुए हैं और वैध मतों का 7% एक को मिला है, तो जीतने वाले। अच्छा देखो, इसको हम एक लाइन में कर सकते हैं। हमने मान लिया कुल, हमें मतदाता सूची बताना ना, मतदाता सूची को मान लेते हैं हम एक्स। एक्स में 10% का वोट नहीं पड़ा, तो पड़ा कितने लोगों का? 90% का। 90% को हम लोग लिख सकते हैं 9/10 गुणे 85% वोट क्या हुए हैं? अवैध घोषित हुए। 85% को मैं लिख सकता हूँ 17/20 लिख सकता हूँ ना, 17/20, क्योंकि 17%, 17/20 इंटू। अब देखो ये हमारे वैध मत हो गए, ये हमारे कितने हो गए टोटल? वैध मत। इन वैध मतों का 60% जीतने वाले को मिला। 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5। ठीक है ना, इस 60% को लिख सकते हैं 3/5। इस 85% को लिख सकते हैं 17/20 और 10% को 9/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बराबर किसके होगा? 9, 18, 00। काट देंगे जो कटने वाला है, जल्दी से काटिए। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, 2 0 और 17 से काटेंगे, 17 छक्का 102, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 200। अच्छा यहां से देखा जाए 20 पंचे 100 और 100 का एक में और गुणा करेंगे तो 1000, 1000 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर 200 पहले से था और यहाँ से 1000 और, यानी 3 0 और हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जिसमें है देख लो कौन से है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल कहता है 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 7600 रुपए का निवेश किया जाता है। यदि 5 वर्ष के बाद राशि वापस ले ली जाती है, यानी ये राशि जो वापस लिया जाएगा, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे मिश्र धन। ठीक है ना, इसको क्या कहोगे आप? मिश्र धन कहोगे, अमाउंट कहोगे, अमाउंट कहोगे। और कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में लगा दिया जाता है। ठीक है, और ज्ञात कीजिए शेष राशि कितनी होगी। तो देखो जरा, रेट कितना है? 8%, समय कितना है? 5 वर्ष। जो भी ब्याज होता है वो रेट और टाइम से ही डिपेंड करता है। तो देखो 5 और 8, 5 और 8 का रेट कितना हो जाएगा? 8% गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 40%। अगर ये 40% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इसमें P जुड़ जाएगा, P प्लस SI, यानी कि 140%। अब आधा उसने शेयर मार्केट में लगा दिया है, तो बचेगा कितना? आधा बचेगा, यानी 70% ही तो बचेगा। 70%, यानी हमें क्या निकाल लेना है? 7600 का 70%, यानी 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 0, 7 छंग 42, हाथ में 4, 7 49, 49 और 4 53। ऑप्शन नंबर कौन सा? 5320, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आओ।
अगला सवाल क्या क्या है, एक कुर्सी, एक मेज और एक सोफे का औसत कितना है? 36। एक कुर्सी और एक मेज का औसत 28 है। एक मेज और एक सोफे का औसत मूल्य कितना है? 32 रुपए। एक मेज का मूल्य क्या है? देखो छोटे छोटे नंबर है, इसको बिना डेविएशन मेथड के भी लगा दीजिए जल्दी से। देखो फर्नीचर कितने हैं? 3 और उनका औसत कितना है? 36। तो योग कितना हो जाएगा? 36 या 108। ठीक है, कैसे आया? 36 गुणा 3, 108। मेज और कुर्सी का औसत कितना है? 28। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 28 गुणा 2 यानी कि 56 हो जाएगा, और प्लस प्लस 32 दूना 64 प्लस 64, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 6 4 10, 6 5 11। ठीक है ना, 6 4 10, 6 5 11, 6 4 10 के 0, 6 5 11, 120। सबका योग कितना है? 120, लेकिन है टोटल कितना औसत? इतना। तो 120 में से 108 घटा दीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका 12, यानी कि जो कुर्सी, जो एक मेज का मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? पी रुपए की एक धनराशि को 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक पर रखा जाता तब इसे 600 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। ठीक है ना, 2.5 पी निकालना है। तो देखो यहाँ से देखा जाए, अगर 4 वर्षों के लिए लगाया गया और 4% के लिए लगाया गया, 6% अधिक दर पर लगाया गया था, तो ब्याज कितना बढ़ता? तो आप कहोगे 4 छंग 24%, और रुपए में कितना बढ़ा है? ये 600 के बराबर हो जाएगा। तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 2 एकम 2, यानी 1% की वैल्यू हो गई 25। तो 100%, 100% कितना हो जाएगा? 2500, जो कि हमारा पी है। अगर पी हमारा 2500 हो गया तो 2.5 पी बताना है। तो देखो 2.5 इंटू 2500, 25, 2.5 इंटू 2500, 25 25 हम 625 होता है, 625 होता है, और 2 जीरो और लगेंगे, और दशमलव एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद दशमलव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगले सवाल पर आ जाओ। एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचे गए हैं। वृत्तों से घिरे भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? देखो जरा, भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26, इनका अगर हम रेशियो बनाए तो ये हो जाएगा, देखो 5, ये 12 और ये 13, ट्रिपलेट हो रहा है। यानी ये त्रिभुज कैसा होगा? समकोण। त्रिभुज कैसा होगा? समकोण। ट्रिपलेट तुरंत पता करेंगे ट्रिपलेट है कि नहीं, त्रिभुज जैसा मिलेगा। तो ट्रिपलेट है तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहला काम तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब फिर कहा गया है इस समकोण त्रिभुज में इसके प्रत्येक शीर्ष पर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या बताना है? वृत्त। वृत्त बनाया है। वृत्त यानी इन वृत्त के एरिया को छोड़ करके, इन वृत्त वाले एरिया को छोड़ करके हमें बाकी का एरिया बताना है। तो देखो अगर मैं इस समकोण त्रिभुज का एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया निकालूं, एरिया, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है? 12 मान लेते हैं, ये 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 13। तो देखो समकोण त्रिभुज, सॉरी 10 है, ये है कितना? 26, ये है 10 और ये है 24। तो यहां से देखा जाए 24 गुणा 10, तो ये हो जाएगा कितना? 12, यानी समकोण त्रिभुज का एरिया कितना हो गया? 12। अब वृत्त का एरिया, अब वृत्त के बारे में जरा समझो आप। अगर वृत्त के बारे में आपको समझना है तो थोड़ा अच्छे से समझिए। ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये कोण कितना है? अगर ये कोण 90 है तो बचे हुए दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 90 ही तो होगा। तो जब तीन कोणों का योग 180 ही होता है, तो देखो वृत्त कैसा बनेगा? एक वृत्त के पूरे कोण का, पूरे कोण कितना होता है? 360, लेकिन है कितना? है कितना? है तो आपका केवल 180, यानी 180 बटे 1/2, यानी एक अर्धवृत्त बनेगा। तो अर्धवृत्त का जो एरिया होता है, अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है? आपको पता है 1/2। अर्ध वृत्त का जो एरिया होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए पाई, पाई को क्या लेना है? पाई को लेना 3.14। तो यहां से अगर मैं कहूं, इसको मिटा दे रहा हूं, मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूं। ठीक है, अर्धवृत्त का जो एरिया है यहां से मिटा देते हैं,
ठीक है ना, अर्धवृत्त का एरिया, क्योंकि यहीं पर माइनस कर लेंगे। जो अर्धवृत्त का एरिया होता है, एरिया इसका वृत्त का एरिया, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जरा देखो, 9 चौको 36 का 6, हाथ में 3, 9 9 3 12, 1 9 3 27, 1 28, कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद, डिवाइड बाई 2। यहाँ से हो जाएगा 14 दूनी 28, 13 दूना 26, ये हो जाएगा 13, 14.13। तो इसमें से माइनस कर देंगे, ये 14.13 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखो, यहाँ से 10 में से 3 जाएगा, अरे यार बस